डेसीलीटर के हिसाब से मापा जाता है। ठीक है जी, दोनों को कन्वर्जन भी हो जाती है। अब आप जो 8.7 बता रहे हैं GFR है, तो वो उसके आगे जो रेफरेंस दिया होता है उसको मापने का जो पैमाना है वो मिली मोल है या mg पर डेसीलीटर है। ठीक है सर, देखूंगा कल मैं इस चीज के लिए। और इनका क्रेडिट जो है ना वो 7.5 है। 7.5 हाँ 7.5 करेक्ट है। ठीक है, ये जी वो 10 तक गया हुआ था, बाद में डाउन हो गया। ठीक है, ये mg पर डेसीलीटर में होगा। ठीक है, जी बिल्कुल। हाँ ये mg पर डेसीलीटर में होगा, क्योंकि इसको जो दूसरा मिलीमोल में जब कन्वर्ट करना हो तो फिर इसको हमने उसको मल्टीप्लाई करना होता है इसको 16.81 से। जब आपने मिलीमोल से mg में कन्वर्ट करना है क्रेटेनाइन को, तो क्रेटेनाइन को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये एक फॉर्मूला भी ज़हन में रख लें कि जैसे आपका 7.5 है तो इसको mg पर डेसीलीटर में है, तो इसको मिलीमोल में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0. क्रेटेनाइन को मिलीमोल में जब आपने करना है तो 0.013 से करेंगे। सॉरी, इसको 16.8 से अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्रेट जो है वो मिलीमोल में चला जाएगा। लेकिन आपके पास अगर पहले ही से क्रेटेनाइन इसमें मौजूद है mg पर डेसीलीटर में, तो फिर आप इसी फिगर को जो है वो कंसीडर करेंगे। और ये फिगर जो है ये नॉर्मल जो है वो 0 से लेकर 1.2 mg पर डेसीलीटर तक है। ठीक है, तो 7.5 है तो इसका मतलब है कि ये अच्छा खासा हाई है। इसी वजह से साथ उसका जो क्रेटेनाइन है, जो क्रेटेनाइन के साथ जो GFR है वो फिर ड्रॉप कर गया होगा इसकी वजह से। ठीक है जी, ये 7.5 अच्छा खासा ज़्यादा बड़ा हुआ है। आपके मरीज का जो है वो ट्रीटमेंट की तो उसको फ़ौरन ज़रूरत है ही है। तो बाकी चीज़ें भी देख लीजिएगा, उसके बाकी टेस्ट करवा के तो उसके बाकी क्या है जो है रीडिंग्स क्या है, तो वो आप फिर ग्रुप में डाल के तो फिर वहाँ पे जो है वो पूछ सकते हैं कि उसका इलाज मर्जा क्या क्या किया जाए। ठीक है जी, इसको एक बार और बता इसको जो है ना, जैसे मिलीमोल में अगर mg पर डेसीलीटर को हमें मिलीमोल में कन्वर्ट करना है तो इनटू 16.8 कर देंगे। इसको मिलीमोल से आपने इसको mg में कन्वर्ट करना होता है। मिलीमोल में करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 99% जो लैब्स हैं उनमें mg पर डेसीलीटर मुरव्वज है। ठीक है जी, मैं अभी आपको वो फॉर्मूले दोनों के लिख देता हूँ। इसलिए आपके पास जो ज्यादातर आएंगी रिपोर्ट्स आएंगी वो mg पर डेसीलीटर के हिसाब से आएंगी। ठीक है जी, में भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात जो है आपको, क्योंकि आपने जो है वो समझनी आसान है mg पर डेसीलीटर में, वो सारी रीडिंग्स जो हैं वो mg पर डेसीलीटर के हिसाब से आ रही होती हैं, बाकी टेस्टों की भी मैक्सिमम, तो वो समझनी ज़्यादा आसान होती हैं। इसी तरह जब यूरिक एसिड को आपने कभी कभार अगर मिलीमोल में आ गई है आपके पास रीडिंग, तो उसको आपने जो है mg पर डेसीलीटर में जब करना है, ये मिली जो मिलीमोल में आपके पास रीडिंग आएगी यूरिक एसिड की, अगर mg में आती है तो फिर उसको तो कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। मिलीमोल में लेके तो फिर उसको मजीद उलझने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 95% जो लैब्स अब आ रही हैं, अब सारी लैब्स में या जितनी भी मशीनें आ रही हैं उनमें जो स्केल यूज़ हो रहा है वो mg का आ रहा है। पुरानी जो मशीनें थी अब बहुत कम हो चुकी हैं, मिलीमोल वाली मशीनें जो है मार्केट में वैसे ही बहुत शाज़ो नादर कभी कभार शायद आ जाए, लेकिन वो भी ये है कि कभी आ जाए तो उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है फिर mg पर डेसीलीटर में। उसको करने के लिए जो है यूरिक एसिड का जो है वो फार्मूला ये है कि जो भी आपके पास यहाँ पे मिलीमोल पर लीटर की रीडिंग होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 16.81 से। तो आपके पास जो रीडिंग आ जाएगी वो mg पर डेसीलीटर में आ जाएगी।
ठीक है जी। और अगर mg पर डेसीलीटर में है तो वो तो फिर समझनी आसान है, क्योंकि हर एक को यही पता है mg पर डेसीलीटर के हिसाब से ही है। यूरिक एसिड की जैसे नॉर्मल जो वैल्यू है वो 3 से 7 तक है mg पर डेसीलीटर, तो 7 से ऊपर जाएगी तो पता है कि हमें या बढ़ना शुरू हो गया या हाई हो गया। ठीक है जी। इसी तरह क्रेटेनाइन है, क्रेटेनाइन अगर मिलीमोल पर लीटर की हमारे पास रीडिंग आ गई है, ऐसी रिपोर्ट जिसमें मिलीमोल में जो है वो रीडिंग दी गई है, तो उसको हमने mg में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको 0.0133 ये फार्मूला है। यहाँ पे जो आपके पास रीडिंग आ रही है मिलीमोल पर लीटर में क्रेटेनाइन की, उसको आपने उसमें mg पर डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसकी जो रीडिंग है उसको आपने 0.0133 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो जो आपके पास रीडिंग आएगी वो mg पर डेसीलीटर में आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये दोनों का जो है वो आपने अपने पास सेव कर लेना है। अगर बिलफर्ज कोई मिलीमोल में आ जाती है रीडिंग तो उसको कन्वर्ट करके तो आसानी हो जाएगी फिर आपको समझने में। ठीक है जी। अगली एक डिजीज हम जल्दी से और डिस्कस करेंगे, वो है गुर्दे का कैंसर। ठीक है जी। गुर्दों का कैंसर, ठीक है जी। इसे रीनल सार्कोमा भी कहते हैं, रीनल कार्सिनोमा भी कहते हैं। ये बायोप्सी पे ही आपका जो है वो डायग्नोज होगा। इस टेस्ट के लिए जब आप देख लेते हैं कि उसमें पस फॉर्मेशन हो गई है, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, ब्लड में जो है एल्ब्यूमिन आना शुरू हो गया है, या यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया है, या यूरिन में पस आनी शुरू हो गई है, यहाँ साथ जो है वो टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा बीपी हाई है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन दर्द है, ये सारी चीज़ें जब आ रही हैं और बाकी जो है वो उनकी रिपोर्ट्स जो हैं अगर नॉर्मल है, कोई पथरी नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई उसमें अल्ट्रासाउंड में जो है वो कुछ सिस्टम वगैरह नहीं आती, कहीं किसी जगह पे पेशाब के सारे रास्ते में जो है कोई रुकावट भी नहीं है, कोई पथरी भी नहीं है, कोई और उसमें सिस्ट या एक्सेस वगैरह नहीं बना हुआ गुर्दे में, लेकिन फिर भी अलामात हैं और आपके बाकी टेस्ट जो हैं उनमें ये चीज़ें नहीं आ रही, आपके अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं हो रही या सीटी स्कैन में क्लियर नहीं हो रही, तो फिर आपने इसको डायग्नोज करने के लिए जो है वो बायोप्सी की तरफ जाना। ठीक है जी। इसका टेस्ट जो है डायग्नोजिंग के लिए जो है वो बायोप्सी होगा। गुर्दे का छोटा सा पीस लेके उसको हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो है वो लैब में जो है उसको जो है सेल्स को स्टडी करेगा, उसके टिश्यूज़ को, जो टिश्यू आप वहाँ से लेंगे उस टिश्यू को स्टडी करके तो फिर आपको रिपोर्ट देगा। अगर उसमें कैंसरस सेल पाए गए तो फिर वो कार्सिनोमा डिक्लेयर करेगा। रीनल सार्कोमा भी कहते हैं। और रीनल कार्सिनोमा भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। ये जो है दोनों लफ्ज़ जो है रिपोर्ट में लिखे होंगे, इसका मतलब यही है कि गुर्दों में कैंसर है। अगर उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट में ये लफ्ज़ आपको मिलते हैं तो डेट्स मीन के मरीज़ को गुर्दे का कैंसर हो चुका है। ठीक है जी। अब इसमें जो है वो हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अपने तरीके से करना है, जो मुरव्वजा या एलो में जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो एक तो ये है कि पार्शली जो है जिस एरिया में हिस्से में होती है वहाँ पे सर्जरी करके तो जितना डैमेज एरिया होता है उस डैमेज एरिया को जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है जी। इसको पार्शियल जो है वो नेफ्रेक्टमी भी कहते हैं। और बाज़ औक़ात जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो पूरे के पूरे गुर्दे को भी निकाल दिया जाता है, जिसको नेफ्रेक्टमी यानी गुर्दे को निकाल देना कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी जो है वो दूसरा गुर्दा जो है वो उसकी जगह ले लेता है और सारा जो है वो फिल्ट्रेशन का अमल जो है वो एक गुर्दे पे आ जाता है। अल्लाह की कुदरत का कमाल है कि वो दो गुर्दों वाला काम जो है वो अकेला सर अंजाम देता रहता है और मरीज़ सारी ज़िंदगी 20-20, 30-30, 40-40 साल जो है वो एक गुर्दे पे भी निकाल जाते हैं।
ठीक है। ऐसा भी बाज़ दफ़ा होता है कि गुर्दा यहाँ पे आके इसकी वजह से डेड हो जाता है, लेकिन वो कैंसरस सेल जो है वो उसके अंदर पॉकेट में होते हैं, वो नहीं बाहर निकलते और डैमेज मज़ीद वो साइडों पे नहीं फैलाते या किसी और जो है वो उसमें से ट्रैवल नहीं कर रहे होते, इस तरह का ओपन वाउंड नहीं होता, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है उस गुर्दे को छोड़ भी देते हैं बाजू का, और वो गुर्दा सारी ज़िंदगी अंदर पड़ा रहता है, लेकिन वो फुली डेड होता है और तकलीफ भी कोई नहीं देता। लेकिन अगर वो कैंसरस सेल जो है वो फैल रहे हैं, वो मेटास्टैटिक फेज़ में आ गए हैं, जिसको एक स्टेज होती है कि उसके कैंसरस सेल जो है वहाँ से जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, या लिम्फेटिक सिस्टम जो है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन के भी निज़ाम है वो जिस्म में, वो एक तो निज़ाम दौरान खून है, जिसके ज़रिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ें जो हैं वो मुंतकिल होती हैं। जो अद्वियात हम खाते हैं उसके असरात भी जो है वो खून के ज़रिए ही जा रहे होते हैं। ऑक्सीजन खून के ज़रिए ट्रैवल कर रहा होता है, ग्लूकोज खून के ज़रिए ट्रैवल कर रही होती हैं, खून के अपने अज्जा जो हैं WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स वगैरह, वो सारे भी खून के ज़रिए ट्रैवल कर रहे होते हैं। जो ट्रैवलिंग का या ये जो ट्रांसपोर्टेशन का अमल है, ये एक तो निज़ाम दौरान खून से होता है और दूसरा लिम्फावी निज़ाम भी होता है, जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम जिसको कहते हैं। इसके ज़रिए भी जो है वो चीज़ें जो है वो ट्रैवल कर रही होती हैं, जिसमें एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पे जाती है। तो खून के ज़रिए या लिम्फावी निज़ाम के ज़रिए अगर कैंसरस सेल जो है बॉडी में कहीं ट्रांसफ़र हो रहे हों, या इस स्टेज को जो कैंसरस सेल जो है वो अपनी साइट जहाँ पे वो कैंसरस साइट होती है, जो कैंसर वाली जगह है, वहाँ से अगर ट्रैवल कर रहे हों, या उनकी पोजीशन इस तरह की हो जाए कि और डॉक्टर समझे कि ये यहाँ से ट्रैवल करेंगे, ये मेटास्टैटिक फेज आ गई है अब इसकी, कि यहाँ से अब ये इतने इम्प्रूव कर चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि ये अब यहाँ से शिफ्ट होंगे या दूसरे आज़ाद को डैमेज करेंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो है वो फिर पूरे के पूरे गुर्दे को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। और वो सबसे बेस्ट होता है कि आप उसको जो है फ़ौरन जो है एमरजेंसी में जो है पूरा का पूरा गुर्दा जो है वो निकलवा दें। उस कंडीशन में मरीज़ की जान बच जाती है। अगर वो वहाँ यहाँ से चलते हुए दिमाग में जाके कैंसर सेल बैठ जाएँ, वो ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए जब प्योरीफाई होने के लिए फेफड़ों में जाता है वहाँ पे बैठ जाएँ, या ब्लड जब वापस हार्ट में जाता है तो वो वहाँ पे जमा हो जाए, या कहीं भी जहाँ बाकी सेल्स को जहाँ खून पहुँच रहा होता है बॉडी में, कहीं उस जगह पे वो बैठ जाए, तो वो वहीं पे फिर जो है अपनी रीग्रोथ जो है उनकी शुरू हो जाती है, और वहाँ पे वो अपना डेरा बना के उस पूरे के पूरे ऑर्गन को उसको जो है वो डैमेज कर देते हैं। उस कंडीशन में जो है जब ये कार्सिनोमा जो है वो फैलने का चांस हो, उस स्टेज पे आ जाए, तो वहाँ फिर वो रिमूवल जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो वहाँ फिर दवाइयों का या वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, या वेट करने का मशवरा भी नहीं देना चाहिए, और मरीज़ की क्योंकि जान बचानी प्रायोरिटी होती है, तो वो यही रिकमेंड करना चाहिए कि सर्जरी के ज़रिए निकलवा दिया जाए इसको, वो सबसे एक बेस्ट ऑप्शन होता है। बाकी जो मैंने बताया कि उसमें जब तक अंदर वो कैप्सूल के अंदर है, ये अब कैंसरस सेल्स हैं और ये उसके अंदर है, फैला हुआ नहीं है, तो तब तक आपके पास चांसेस हैं मेडिसिन से उसको रिकवर करने के, उसको ख़त्म करने के, और वो आप अपनी अद्वियात से जो है तिब की अद्वियात जो हैं, कानून मुफरत अज़ाब की अद्वियात जो हैं, उनके ज़रिए इलाज मुआवजा जो है उसका वो कर सकते हैं, और इसके कैंसर से जो है अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है वो ठीक होते हैं। ऐसी कोई लाइलाज मसला नहीं है कि जिसका ना जो है वो इलाज किया जा सके। अलमिया ये है कि हमारे पास जब मरीज़ आता है तो वो उस कंडीशन में होता है या उस स्टेज पे होता है कि जहाँ से उसकी रिकवरी के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। जब डॉक्टर उसको हॉस्पिटल से जवाब दे देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जब पेशेंट आ रहा होता है तो उसको तो वैसे ही आप फॉर द टाइम बिंग मेडिसिन दे के कुछ सहारा ही दे सकते हैं कि 4 दिन की अब जो ज़िंदगी उसकी रह गई है उसमें जो उसको तकलीफ हो रही है उससे उसको बचाया जाए। अदरवाइज़ अगर फ्रेश डायग्नोज के साथ आपके पास पेशेंट आ जाता है, या जो बाकी उसके ट्रीटमेंट है जैसे कि अपना रेडिएशन थेरापी है या केमोथेरापी है, अगर वो लगने से पहले पेशेंट आपके पास आ जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 100% चांसेस होते हैं पेशेंट के बचने के, पेशेंट के क्योर होने के। लेकिन जब उसको शुआएं लग जाती हैं, रेडिएशन आप इसको छेड़ चुके होते हैं, ये सोए हुए शेर को जब आप जगा चुके होते हैं, या इसको आपने जो है केमोथेरापी का 1 या 2 फेज हो चुके होते हैं, तो बॉडी जो है वो इम्यून हो जाती है। बॉडी को पता चल जाता है कि अब इस तरह का अगर मामला आता है तो मैंने उसको इस तरह से डिफेंस करना है।
तो जो डिफेंसिव हो जाता है बॉडी इम्यून हो जाती है मेडिसिन से, और फिर जो है बहुत कम चांसेस होते हैं किसी और दवाई के काम करने के। जब ये थेरापीज दो हो चुकी होती हैं, रेडिएशन थेरापी या केमोथेरापी, और इसके बाद जो है वो फिर जो बाकी मेडिसिन होती हैं उनके काम करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो वैसे ही है कि आपने आखिरी दर्जे की क्योंकि आप दवाई दे दी है, उससे नीचे वाला अब जो दर्जात वाली दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करेंगी। अगर आपने अब जैसे 5th जनरेशन एंटीबायोटिक चल रही है, तो अगर आप 5th जनरेशन एंटीबायोटिक गले ख़राब पे, बुखार पे या किसी भी इन्फेक्शन में आप सबसे पहले दिन ही दे देते हैं, तो फिर जो है जैसे एलो की क्लोरेथ्रोमाइसिन या एज़िथ्रोमाइसिन या इस लेवल की दवाइयाँ जो हैं वो आप पहले दिन दे देते हैं, तो फिर जो है वो अमॉक्सल और बेलोसेफ और ये फिर बुनियादी जो दवाइयाँ ये फिर काम नहीं करती। उसी तरह जब ये इतनी हाई डोज जो है वो पेशेंट को लग चुकी होती है, तो बॉडी इम्यून हो जाती है, बॉडी फिर और किसी मेडिसिन का असर कबूल नहीं करती, तो यहाँ फिर बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। यहाँ अगर आपके पास आता है कोई ऐसा मरीज़ कि जिसको केमोथेरापी भी हो रही है या रेडिएशन थेरापी भी हो रही है और वो साथ हर्बल का ट्रीटमेंट भी लेना चाह रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर ये बताएं कि इस कंडीशन में जो है वो मेडिसिन की एफिकेसी के चांसेस जो है, जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। मेडिसिन उतनी एफिशिएंटली जो है वो अच्छे तरीके से बॉडी में परफॉर्म नहीं करती इसकी वजह से। ठीक है जी। अब आपको एक तो ये है कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो इलाज का बढ़ जाता है, और दूसरा ये है कि उसमें चांसेस जो है वो फिर कम हो जाते हैं। ये नॉलेज को पता होना चाहिए, और आप जैसे डॉक्टर टाइमली जो है वो जवाब दे देते हैं मरीज़ को कि जी ठीक है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, आपने रखना है तो ठीक है, टिकट ड्रिपें हम लगाते रहते हैं, 2 दिन निकाल दे, 4 दिन निकाल दे, वो आपकी मर्जी। लेके जाना चाहते हैं तो ये दवाइयाँ घर में देते रहें और जाके खिलाएं, इसकी खिदमत करें। ठीक है। तो इसी तरह आपने बिल्कुल मरीज़ को क्लैरिफाई करना है, ये नहीं कहना कि जी हम ये करेंगे और इस स्टेज से भी जो है वो आपका मरीज़ वापस आ जाएगा और आपका ये हो जाएगा, और वो कल फिर उस तरह का ना हो, या हम उसको उस तरीके से मैनेज ना कर सकें, क्योंकि ये एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो यहाँ पेशेंट मैनेजमेंट जो है वो बहुत एक मुश्किल मरहला होता है। या तो मरीज़ एडमिट करके इलाज किया जाए, लेकिन हमारे पास इस तरह की सहूलियात नहीं होती। हमने मेडिसिन दे के जो मरीज़ को घर भेज देना है। अब घर पे मरीज़ जो है वो क्या करता है, वो कैसे मेडिसिन लेता है, साथ परहेज़ करता है नहीं करता है, वो बहुत सारे फिर इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, नाकामी के फैक्टर बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें नॉलेज का जो है वो इतना हाथ नहीं होता जितना कि मरीज़ का हाथ होता है। ठीक है। जो उस कंडीशन में जो है आपने भी कॉन्फिडेंस के साथ कहना है कि भाई हम मेडिसिन देते हैं, लेकिन ये क्योंकि आप करवा चुके हैं, बेड़ा गर्क इन अद्वियात की वजह से हो चुका है, लिहाजा अब मेडिसिन हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कारगर है, लेकिन उसमें अगर वो नहीं करती तो उसकी वजह जो है वो हमारी मेडिसिन का नहीं है, कसूर जो है वो जो आप पहले करवा चुके हैं, जिसकी वजह से सारा जो है वो मामला बिगड़ चुका है। अब बिगड़ने के बाद अब इस स्टेज पे मरीज़ आया है हमारे पास, हम अपनी कोशिश करते हैं, शिफाएं अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम अपनी कोशिश करते हैं, और ये जो मामला बिगड़े हुए हैं वो आपके पिछले इलाज की वजह से है, और अगर रिकवरी नहीं हो पाती तो क्योंकि ऑलरेडी आपकी पिछली जो आप मेडिकेशन लेके आए हुए हैं तो उसने इतना डैमेज कर दिया है कि यहाँ से आप मरीज़ को निकालना या बचाना जो है वो करीब नामुमकिन है। दरअसल हमें थोड़ी सी जो है ना वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं आज दिन को भी एक दोस्त से बात कर रहा था कि ये होता है कि हम लोग जो है वो उस तरीके से बात नहीं कर पाते पेशेंट से कि बेड़ा गर्क जो है वो आप जो सारा ट्रीटमेंट करवा के आ रहे हैं या जो एलो की आप मेडिसिन ले के आ रहे हैं उसकी वजह से। नोटिस ये बात बताता हूँ कि अक्सर लोगों ने आपने ये सुना होगा लोगों से कि जी हकीम जो है वो स्टीरॉयड देते हैं, हकीमों की दवाइयों में स्टीरॉयड होते हैं, जबकि हकीमों को ये भी नहीं पता कि स्टीरॉयड होता क्या है, स्टीरॉयड कहते किसको हैं और स्टीरॉयड का इस्तेमाल कहाँ करना है। ठीक है जी। स्टीरॉयड एक मेडिसिन है जो एलो की फैक्ट्रियों में बन रहा है, एलो की जो है वो मेडिकल स्टोर्स पे सेल हो रहा है, एलो के डॉक्टर के नुस्खों के मुताबिक सेल हो रहा है, और इल्ज़ाम जो है वो ये है कि वो जी हकीम की दवाइयों में होते हैं। हकीम की किसी दवाई में कोई एलो नहीं होती। हकीम की जितनी दवाइयाँ बन रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जितनी बड़ी लेबॉर्ट्रीज हैं उनमें करशी है, उनके किसी प्रोडक्ट में जो है वो कोई नहीं होती। हमदर्द है, अशरफ है, जितनी भी लैब्स हैं, जितने भी फार्माकोपियाँ हैं हर्बल के, ख्वाह वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं या जो नहीं भी अप्रूव्ड, वो फार्माकोपिया भी कोई किताब उठा के देख लें तो किसी में कोई स्टीरॉयड का जिक्र नहीं मिलता इस्तेमाल करना है। हकीम को पता ही नहीं है, हकीम ने पढ़ा नहीं है, हकीम को के उसमें सिलेबस में ये चीज़ है ही नहीं। जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, जो खिला रहे हैं, मुद्दा सारा उनका जो है सारी जो है वो क्या कह सकते हैं जी, हाँ वो सारा कसूर जो है वो उनका है, और इल्ज़ाम जो है वो हुक्मा पे आ जाता है कि जी इनकी दवाइयों में जी।
वो मेरे उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं जी करे कोई और भरे कोई वाला बात है कि कर कोई रहा है और इल्ज़ाम जो है किसी और पे